दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के खंड काव्य के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा लिखित है, के पाठ आधारित प्रश्नोत्तरों पर एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। शेष प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में दे रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप पढ़ करके लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इस तरह से लिखिए कि उत्तर यह है कि तुलसी की भाषा सरल, सरस, सहज और अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। वे रस सिद्ध और अलंकार प्रिय कवि हैं। उन्हें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। रामचरितमानस की अवधी भाषा तो इतनी लोकप्रिय है कि वह जन जन की कंठार बनी हुई है, अर्थात सबके गले पर उनकी चौपाइयाँ और दोहे हैं। इसमें चौपाई छंदों के प्रयोग से गेयता और संगीतात्मकता बढ़ गई है। इसके अलावा उन्होंने दोहा, सोरठा छंदों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा को कंठार बनाने के लिए कोमल शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है तथा वर्गों में बदलाव किया है, जैसे कि का छति लाभ जून धनु तोरे, गुरही उरिन होत्यों श्रम थोरे। तुलसी के काव्य में वीर रस की एवं हास्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है, जैसे बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। अलंकार की बात करें तो तुलसी अलंकार प्रिय कवि हैं। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। जैसे कि अनुप्रास का ये उदाहरण देखें कि बालक बोली बधऊ नहीं तोही, यहाँ बै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उपमा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, उपमा दी जा रही है। रूपक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद अशंकु, ये रूपक घड़ा जा रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, जैसे कि मान लो, मानने के आधार पर, जानू के आधार पर। वक्रोक्ति, अहो मुनीस महाभट मानी, टेढ़ी बात कहने की चेष्टा। यमक, आयमय खांड ने ऊख मऊ अझऊ नबूझ अबूझ, नबूझ अबूझ। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनि पुनि मोहो देखाव कुठारू। तो इस तरह से अनेक अलंकारों का प्रयोग तुलसीदास की भाषा में मिलता है। और तुलसीदास की भाषा भावों की तरह भाषा भी दृष्टि से ही उत्तम है, श्रेष्ठ भाषा के रूप में पहचानी जाती है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम तऊ कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, लखन उतर आहुति सरिस ब्रग बरकोप कृपासु कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसमें कै में उत्तर है बै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। ख का है कोटि कुलिस उपमा अलंकार, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा उपमा अलंकार। तुम तऊ काल हाँक जनु लावा उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार मोहि लाग बोलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लखन उतर आहुति सरिस जल सम वचन उपमा अलंकार। भृगुवर कोप कृशानु रूपक अलंकार। रचना और अभिव्यक्ति, रचना और अभिव्यक्ति के कुछ सवाल हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए।
अब देखिए, क्रोध के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव हो सकते हैं, दोनों रूप हो सकते हैं। आप किसी भी एक रूप को या किसी दोनों रूपों को ही थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन से रूप में क्या बात रखना चाहें, लेकिन दोनों के ही विचार, दोनों पक्षों पर ही आपके विचार आने चाहिए। ये आपको लिखना चाहिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा आप, ताकि हम जान सकें आप किस तरह से लिख रहे हैं, फिर हम इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है, लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता है। अब ये भी आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा कर सकते हो, लेकिन फिर भी राम, लक्ष्मण और परशुराम जैसी परिस्थितियां होने पर मैं राम और लक्ष्मण के मध्य का व्यवहार करूंगा। यानी कौन सा व्यवहार कर सकते हैं आप स्वयं लिख सकते हैं, हम आपको सिर्फ उदाहरण के रूप में कुछ चीज़ें बता रहे हैं। मैं श्री राम जैसा नम्र विनम्र हो नहीं सकता और लक्ष्मण जितना उग्रता भी नहीं दिखाऊंगा, नहीं करूंगा। मैं परशुराम को वस्तु स्थिति से अवगत कराकर उनकी बातों का साहस से भरपूर जवाब दूंगा, परंतु उनका उपहास नहीं करूंगा। अब यहाँ पर देखो, मध्य रास्ता भी अपना सकते हैं आप। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। जी, आप स्वयं बता सकते हो, किसी भी परिचित या मित्र की विशेषताएं लिख सकते हो। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा प्रश्न का उत्तर लिखने का। आप लिखिए। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखिए। कहानी वैसे आप स्वयं लिख सकते हो, लेकिन एक उदाहरण के लिए छोटी कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि वन में बरगद का घना सा एक पेड़ था। उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बातों से एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती। वह मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने वाला ही था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया। उस मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम न समझने की कसम खाई। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का मित्र बन चुका था। तो देखिए, छोटी सी कहानी में कैसे संकेत दिया गया है, किसी को भी कमज़ोर और कम नहीं आंकना चाहिए। कोई भी दुर्लभ नहीं है, अपनी अपनी शक्तियाँ, अपनी अपनी क्षमता हर किसी के पास है। अगला प्रश्न है, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने हिसाब से दीजिए, लेकिन फिर हम एक छोटा उत्तर आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं कि एक बार मेरे अध्यापक ने गणित में एक ही सवाल के लिए मुझे 3 अंक तथा किसी अन्य छात्र को 5 अंक दे दिए। ऐसा उन्होंने 3 प्रश्नों में कर दिया था, जिससे मैं कक्षा में तीसरे स्थान पर खिसक रहा था। ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई। उन्होंने प्रधानाचार्य से मिलकर कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया और मैं कक्षा में संयुक्त रूप से प्रथम आ सका, यानी कि उनके साथ भी। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं कोई भी इस तरह का संस्मरण। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो वो क्षेत्र हैं, अवधी भाषा कानपुर से पूरब चलते ही उन्नाव के कुछ भागों में, जैसे लखनऊ, फैज़ाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़ी, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इलाहाबाद और आदि के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।